आनंद राठी वेल्थ के डेप्टी सीईओ फिरोज अजीज से। नाउ कमिंग डाउन टू फंड्स, कंसिडरिंग इस शो का नाम फायदेमंद फंड है, अब किस तरह का फंड्स की तरफ रुझान रहना चाहिए? क्योंकि एक चीज हमने नोटिस की है कि स्मॉल कैप में भरपूर पैसा मिला, कई स्मॉल कैप फंड्स ने बम्पर रिटर्न दिए हैं। कितना अपने पैसे का एलोकेशन इन स्मॉल कैप फंड्स में, लेट्स डू उल्टा बात करें। नॉर्मली हम दिग्गजों से बात करते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में इस समय कितना फिर एलोकेशन होना चाहिए, कंसिडरिंग आप वो डेटा पॉइंट भी कह रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में एफआईआई का भी पैसा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये क्वार्टर में ज्यादातर हमारा मॉडल पोर्टफोलियो पूरी जीरो बेस्ड बजटिंग करके एनालाइज करते हैं, उसमें 2-3 बदलाव हैं। कमिंग टू द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने पूछा कि स्मॉल कैप की एक्सपोजर हमारे करंट मॉडल पोर्टफोलियो में 24% है इंप्लाइड एक्सपोजर, और मिड कैप में ऑलमोस्ट अबाउट 23% है, तो 52% लार्ज कैप में है, एंड 23 एंड 24 अप्रोक्सीमेटली 50-25-25 मान ले फॉर द ईज ऑफ सिंप्लिसिटी। ये एक्सपोजर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। जब तक कि फ्लोज कंटिन्यू करेंगे स्मॉल कैप में, 20% 25% एक इंसान का स्मॉल कैप में होना चाहिए। स्मॉल कैप फंड्स में 2.5 लाख करोड़ है, इंडिया की टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स 800 लाख करोड़ की है, तो 0.3% इंडिया का हाउस होल्ड का पैसा स्मॉल कैप में है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सो आई पर्सनली थिंक दैट फंड मैनेजर्स स्टॉक सेलेक्ट करेंगे ठीक से, तो फंड मैनेजर पे बड़ा निर्भर करता है स्मॉल कैप में। तो उसमें मैं स्कीम्स भी बता सकता हूँ। इन्वेस्ट को स्मॉल कैप जो छोटी सी स्कीम है 3200 की, ताहिर बादशाह उसको पर्सनली मैनेज करते हैं, उसमें आपकी रिस्क सीमित रहेगी, और ये जो बबल स्टॉक्स हैं उससे आप महरूम रह पाएंगे अगर आपने ऐसा फंड अच्छे फंड मैनेजर का खरीदा। एंड व्हाट अबाउट द बिगर गाइस, जो आपके पास क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी है मल्टी कैप लेने की, इफ यू आर सिटिंग ऑन द साइडलाइंस कि हमको थोड़ा सा एक्सपोजर इधर भी चाहिए, हैवी वेट्स भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए, यहाँ किस तरह का पैसा बनेगा टू बिगिन विद? एंड हार्डकोर जो आपके लार्ज कैप फंड्स होते हैं, योर निफ्टी 50, लाइक आपका आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी 50 व्हिच इज डन फिनोमिनली वेल, अब क्या वहां पर वो रन रेट जारी रहेगा, या फिर मेरे का जो लार्ज कैप फंड था व्हिच वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, क्या वो सिलसिला जारी रहेगा इन कंपनियों में, इन फंड्स में रादर? पहले आई ट्राई टू आंसर द लार्ज कैप। लार्ज कैप में हमने बड़ी एनालिसिस की, काफी सारे फंड्स हैं लार्ज कैप में। एक फंड मैनेजर बड़ी दिक्कत होती है उसको निफ्टी को बीट करने के लिए, बट एक फंड है जिसको हमने इंक्लूड किया हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, कॉन्ट लार्ज कैप, 1000 करोड़ का फंड है, बट दो काइंड ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट जो पॉसिबल है लार्ज कैप में, क्योंकि काउंटर बड़ा लिक्विड काउंटर है, 17-18 स्टॉक है। संदीप टंडन जो सीआईओ फंड सीआईओ भी हैं, को फाउंडर भी हैं, वो इसको बारीकी से देखते हैं। लार्ज कैप में एजिलिटी बहुत इजीली हो सकती है, काउंटर आप आराम से आज बेच के दूसरे दिन वापस भी खरीद सकते हैं, तो ये फंड में निफ्टी को बीट करने की क्षमता है। लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड खरीदिए लार्ज कैप में, क्योंकि वहां बीट नहीं कर पाएगा फंड मैनेजर। संदीप टंडन ने, ये हमारा कॉल था संदीप टंडन पे, जब 15-20 हजार करोड़ की एयूएम थी, अब वो 80,000 करोड़ की एयूएम पे पहुंच गए, कि उनकी जो एजिलिटी है, उन्होंने 26% से लास्ट ईयर निफ्टी को बीट किया अपने लार्ज कैप फंड में। सो वो हमारी मॉडल पोर्टफोलियो में है, दैट्स विल बी वन रिकमेंडेशन ऑन द लार्ज कैप साइड। एंड मल्टी कैप आपने बिल्कुल सही फरमाया, बिकॉज मल्टी कैप सबको एक्सपोजर देता है, मिनिमम 25% तो सब में होता है। तो मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप जो है वो बहुत अच्छा फंड है, ये थोड़ी ऑफ बीट रिकमेंडेशन है, लास्ट ईयर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आया था। आई थिंक उसकी जो अल्फा देखेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे, जब से हमने रेकमेंड किया। बहुत छोटा फंड, नॉट सो पॉपुलर, बट कोटक मल्टी कैप जैसे आपने कहा कैटेगरी इज वेरी वेरी गुड। हर्षदा, ओके, फिरोज एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पिछले साल हमने देखा एक डिफेंस फंड आया, एक काफी अग्रेसिव पीएसयू फंड आया, कुछ स्पेसिफिक आप इन्हें सेक्टोरल फंड्स कहें या थीमेटिक फंड्स कहें, क्योंकि लहर वैसी ही थी। सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा जोर, इक्विटी मार्केट निवेशकों ने सीधे तौर पर भी वो स्टॉक्स खरीदे और वहां पर भरोसा था क्योंकि पॉलिसी एक्शन देखने को मिला है। अब उसी पॉलिसी कंटिन्यूटी पर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं, तो इस तरह के थीमेटिक फंड्स इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या पैसा कमा कर देंगे? अगर किसी का पैसा लगा हुआ है, एसआईपी शुरू है, इन थीमेटिक फंड्स में क्या पैसा वो बरकरार रखना चाहिए, और इट्स टाइम टू रिकंसिडर दिस अप्रोच? अर्षदा, ये बहुत बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रेंड चला हुआ है कि काफी सारे सेक्टोरल फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, बट इसमें एक चीज छुपी हुई है। देखिए क्या हुआ है कि सेबी ने रोक लगाई हुई है कि एक एक कैटेगरी में आप इतने इतने एक एक फंड ही रख सकते हैं। तो अब सब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो कन्वेंशनल स्कीम्स थे वो तो पूरे हो गए,
सबके पास एक लार्ज कैप है, लार्ज मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है। तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी प्रोडक्ट बुफे को कंप्लीट करने के लिए थीमेटिक में काफी सारे पॉसिबिलिटीज हैं जो नया फंड वो लॉन्च कर सकते हैं। अब निवेशक को सोचना है कि भाई वो अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को गैप को मीट कर रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में गैप हो तो फिर मैं खरीदूं। काफी लोग नए एनएफओ खरीद रहे हैं। मैं किसी से मिला, उनका किसी का बच्चा था तो उसने कहा पहला स्कीम मैं कंजम्पशन का खरीद रहा हूं। मैंने कहा भाई मेरी 14 स्कीम है, 13 के बाद मैं एक थीमेटिक खरीद लूं अलग चीज है, तेरी पहली स्कीम एक थीमेटिक स्कीम कैसे हो सकती है? सो पॉइंट वन आई एम मेकिंग इज व्हेन पीपल आर फिलिंग देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आपको अपने पोर्टफोलियो का ध्यान, राइट? आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू में 200 आइटम है, उसका फर्ज है कि भाई सब आइटम आपको दे, सब तो आप ऑर्डर करेंगे नहीं। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, 2008 में ये गलती कर चुके हैं लोग। अब काफी सारे नए निवेशक 2008 में कैपिटल मार्केट्स में नहीं थे, तो मैं इसको बोलना चाहूंगा हर न्यू इन्वेस्टर को। 2008 में भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की 2007 में बूम चली हुई थी। जो एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर है, डिवर्सिफाइड लार्ज कैप मिड कैप जिस डालते हैं, उन्होंने ऑलरेडी 40-50% इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में डाल लिया था जी। और इन निवेशक भी 25-30% का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खरीद रहे हैं। जब 2008 की क्रैश आई तो तब लोगों ने पोर्टफोलियो खोल के देखा तो 80% स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर के थे और इंफ्रास्ट्रक्चर ने 60-70% की गिरावट देखी। तो पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली काफी ज्यादा है। सो थीमेटिक फंड शुड बी योर 10th फंड, कांट बी योर 3rd फंड, इज माय बिलीफ। एंड आप इतने कैरिड अवे ना हो जाएं, क्योंकि उनका तो फर्ज है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कि आपको मेन्यू में ज्यादा आइटम दे। पूरे ऑर्डर करेंगे तो फिर आजमा ठीक नहीं होगा। फिरोज, फाइनल कॉल मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब अज्यूमिंग किसी के पास वो लमसम पैसा है, वुड यू से कि उसे सीधा लगाया जाए थ्रू एन एसटीपी, और जस्ट पिक अ फंड एंड जस्ट पुट एवरीथिंग देयर, ज्यादा बेहतर क्या होगा? बिकॉज हर फंड आपको एसटीपी का मौका नहीं देता है। करेक्ट हर्षदा, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इन्वेस्टर के मन में यही आता है। बट देखिए, इसके पहले आपको ये आंसर सबके लिए अलग होगा। तो इस पे आपको ये चेक करना है कि आपकी जो लमसम पैसा है, आज समझो मेरे पास 100 रुपए हैं इन्वेस्टेड ऑलरेडी, और वो इक्विटी के 100 रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास लमसम आया है 20 रुपया, तो मैं 20 रुपए को स्टैगर करूंगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है इक्विटी में और मेरे पास लमसम पैसा आया तो मैं एक मुश्त लगाऊंगा। सो डिपेंड्स ऑन आपकी लमसम के पैसे कितने हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ऑलरेडी आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर किसी ने निवेश नहीं किया तो मैं बोलूंगा बजट के पहले ही डाल दो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तो पैसे लगे ही नहीं। इफ यू आर इन्वेस्टेड, गले तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और आपके पास एक मुश्त किसी से बोनस आ गया, आपके एम्प्लॉयर से एक क्वार्टर में आता है, तब आप स्टैगर करें, 25% आज डाल दें, बजट के बाद 25% डालें, फिर ऐसे ही करके स्टैगर करके बाय बिफोर यूएस इलेक्शन यू कैन एंटर योर मनी। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, एंड आई एम श्योर इस चर्चा को सुनकर कई लोगों के कई सारे सवाल, कंफ्यूजन आपने दूर किए हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। चलिए इसी के साथ